नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुजान। खीमुकाको के मंच पे फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं जिस समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ता है उस समाज में विकास एक नई ऊंचाइयां लेने लग जाता है, जागृति की एक लहर उठ सकती है। पिछले अगर चुनावों की बात करें पिछले एक दशक की, तो नेता चुनावी वादे करके एक कौम के पूरे वोट एक साथ लेकर चले जाते थे, वैसा अब मुमकिन नहीं हो पा रहा है। युवा जिस तरह से शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पूरे समाज को जागृत कर रहे हैं, वो एक नई मिसाल बन रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं रूपसर बलाड और मुलाकात करते हैं सरवर खान मेहर से, जो कि ब्लॉक नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फ़कीर ताल ठोक रहे हैं। सरवर खान से मुलाकात करते हैं। सरवर खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है खीमुकाको के मंच पे। शुक्रिया। आपको क्या लगता है कैसा मुकाबला है? एक तरफा है, अब्दुल्ला फ़कीर कहीं नहीं लग रहा फील्ड में, एक तरफा है, एक तरफा। एक तो साले मोहम्मद पूरा फ़कीर परिवार और एक तरफ आप निर्दलीय, वो एक धुरंधर है राजनीति में और आप नए हैं, क्या लगता है आपको? एक तरफ साले मोहम्मद अब्दुल्ला फ़कीर है, दूसरी तरफ ये सारी आवाम है। मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी आवाम आपके साथ है? बिल्कुल मेरे साथ है। सरवर खान साहब, जो कहा जाता है कि आपको पूर्ण रूप से भाजपा का समर्थन है, आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीट हर बार कांग्रेस के खाते में गई है और 2 बार इस सीट को यहाँ की जनता ने निर्विरोध फ़कीर परिवार की गोदी में डाला है। अच्छा। दूसरी बात है, यहाँ जो फैक्टर काम करता है माइनॉरिटी, एससी और जाट समुदाय और एसटी, इस वजह से इस सीट को कांग्रेसी सीट माना जाता है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फ़कीर परिवार के लिए रायबरेली अमेठी जैसी सीट थी जी, लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं। इन लोगों ने इन चारों कौमों को इग्नोर कर दिया और वो हालात आज नहीं हैं। इसलिए शुरू से ही बीजेपी का कभी भी कैंडिडेट यहाँ टिका नहीं है। इसलिए बीजेपी ने अपने स्तर पर निर्णय लिया कि अपना कैंडिडेट उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने मुझे समर्थन किया है। कहा जाता है कि फ़कीर परिवार एक धर्म गुरु है, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो साहब, धर्म गुरु की परिभाषा मैं बता दूं, धर्म का गुरु तो मैं कहूँगा अस्तगफिरुल्लाह जी, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है। हमारा धर्म इस्लाम है और इस्लाम की शुरुआत हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई है। तो हमारे धर्म के गुरु वही है। व्यक्ति में से कोई गुरु हो सकता है, किसी समाज का गुरु हो सकता है, कोई धर्म का गुरु नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो फ़कीर साहब हमारे सम्मानीय हैं, हम पीर पागारों के मुरीद हैं, मैं भी हूँ। पीर पागारों भी धर्म गुरु नहीं है जी। वो एक ऐसी शख्सियत है, आपकी भाषा में संत कह दो, मलंग कह दो, साईं कह दो, तो उनको मालिक ने इतना बख्शा कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी लो मालिक से लगी रहती है। पुराने ज़माने में इतने साधन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो उनका मैसेजर पहुंचाने के लिए उन्होंने हर इलाके में खलीफा बनाए। अच्छा। जो उस संत का, उस फ़कीर का मैसेज दे उनके मुरीदों को, शिष्यों को कि भाई तुम मालिक का नाम लो, पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से रहो, किसी से चोरी चकारी मत करो, झूठ मत बोलो। तो ये एक मैसेजर थे किसके? पीर पागारों के। उनको हमारी भाषा में खलीफा कहते हैं। लेकिन मीडिया ने और हमारे समाज में अशिक्षा बहुत है, दीनी और दुनिया दोनों, मतलब धार्मिक शिक्षा भी कम है और दुनियाई शिक्षा भी कम है। तो उस अंधेरेपन ने का फ़ायदा उठा करके ये परिवार धर्म गुरु बन बैठा। अच्छा, जैसा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप कल चुनाव जीतते हैं तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा कांग्रेस और भाजपा, आप किसका दामन थामेंगे? मेरे सामने एक ही ऑप्शन रहेगा, जो इस क्षेत्र का विकास करेगा, जो यहाँ के लोगों की बात करेगा। नाम तो लेना पड़ेगा ना खान साहब। क्या पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं आपके जीतने की बात कर रहा हूँ। नहीं, सामने किसकी सत्ता बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये वक्त बताएगा। मेरा पहला फैसला ये रहेगा कि जो आदमी यहाँ की जनता और यहाँ के इलाके के लिए हितमंद होगा। दूसरी बात, जो मेरे ये साथ लोग खड़े हैं
इनकी राय, इन दोनों की राय के बाद मैं तय करूंगा कि मुझे किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। बात करें वर्तमान राजनीतिक हालातों की, फ़कीर परिवार की टिकटें कई जगह काट दी गई है, वो कांग्रेस का प्रचार न कर निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये सही है? नैतिकता के नाते साले मोहम्मद को, जिस दिन साले मोहम्मद के छोटे 4 भाइयों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने पर्चे दाखिल किए, उसी दिन मीडिया के सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देना चाहिए था मंत्री पद से। अच्छा। फिर उनको मैदान में आना चाहिए था। अच्छा। ये नैतिकता के नाते और पार्टी की विचारधारा के हिसाब से बहुत ही गलत है कि आप पोखरण में आकर के कांग्रेस की बात करें, जैसलमेर में जाकर के आप निर्दलीय की बात करें। ठीक है, तो आपके अनुसार जो ये फ़कीर परिवार जो राजनीति कर रहा है वो सही राजनीति नहीं है? कतई सही नहीं है। यहाँ से फ़कीर परिवार की राजनीति खत्म होने की शुरुआत है। ये जो अभी इन्होंने कदम उठाया है, ये इनको ऊंचाई नहीं नीचाई की तरफ ले जाएगा। आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज में जो शिक्षा का अभाव है, उसके बारे में जो अपने आप को कौम का रहबर मानते हैं, उनकी तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं? 20 सालों से ये कौम फ़कीर परिवार के पीछे रही है। उस कौम में मैं भी आता हूँ, उस कौम का मैं भी एक हिस्सा हूँ। गत 2 चुनाव जो साले मोहम्मद ने जीते हैं, मैं दोनों में चीफ इलेक्शन एजेंट था। अच्छा। और आरओ की टेबल पर भी मैं ही था। चुनाव दोनों वक्त पर्चा मैंने भरा, मेरे हाथ से जमा करवाने साथ मैं गया हूँ। हर काम मैंने किया जो मेरे से हो पाया। मेरे पीछे कौम थी, ऐसा नहीं कि मैंने जितवाया अकेले ने। जितना मेरे से हो सका उतना मैंने प्रयास किया कि ये परिवार जीते, साले मोहम्मद जीते। लेकिन शिक्षा के नाम पर कौम को अंधेरे में रखा। कौम के लिए इस परिवार ने 2 बार प्रमुख रहे, 1 बार विधायक रहे और अभी कैबिनेट मंत्री है। धरातल पर आप एक भी मुझे इस कौम के लिए हॉस्टल दिखा दो, एक भी बोर्डिंग दिखा दो, एक भी हॉस्पिटल दिखा दो, एक भी धर्मशाला दिखा दो, कोई भी सामाजिक काम मुझे एक भी दिखा दो। ऐसा कोई काम नहीं है। इनकी एक नीति है कि समाज पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो हम 8वीं पास को कोई नहीं पूछेगा। मैं खुद इस मुद्दे पर साले मोहम्मद से 2 बार मिला हूँ। मैंने कहा भंडियाना में कॉलेज है, पोखरण में कॉलेज है, आप 2 हॉस्टल बनाओ। ये कौम के बच्चे आते हैं, इनको रहने के लिए रूम नहीं मिलता है, तो इन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया। लेकिन मैंने, मेरी टीम ने एक संस्था बनाई, कलाम हॉस्टल सोसाइटी पोखरण में रजिस्ट्रेशन करवाया और आज दिन तक 3 बीघा जमीन आवासीय उस संस्था के नाम हो चुकी है। चुनाव के बाद घर घर घूमूंगा, 50 वाले से 50 लूँगा, 100 वाले से 100 लूँगा, 1000 वाले से 1000 लूँगा। एक हॉस्टल बनाऊंगा पोखरण में, मैं अकेला नहीं, पूरी कौम के साथ मिलके। और अगला मिशन होगा कि भंडियाना में इस कौम के लिए छात्रावास हो, ताकि ये युवा पढ़े। युवा पढ़ेगा तो देश की तरक्की होगी, देश से मोहब्बत होगी। आज जो इल्ज़ाम युवा पे लगता है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी का भी उसमें हाथ है। इसलिए युवा पढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो जिला बढ़ेगा, जिला बढ़ेगा तो राज्य बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। फ़कीर परिवार की तरफ से ऐसा एक आरोप लगा है कि जो भी हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। जैसे आप चुनाव लड़ रहे हो, सब में जानब खां चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है आपको कि ये लड़ाई जो है आपकी आगे तक जाएगी या यहीं पे दब जाएगी? ये लड़ाई मेरी और फ़कीर परिवार की नहीं है। मैं फ़कीर परिवार की नीतियों के खिलाफ हूँ। वो नीतियाँ जिस नीतियों के कारण, कौन सी नीतियाँ खुलासा करें? वो नीतियाँ जिसके कारण समाज 50 साल पीछे चला गया। सबको पता, आप जाइए 36 कौम है यहाँ। नाई समाज है बहुत कम है, दर्जी समाज है बहुत कम है, भील समाज है बहुत कम है। आपको हर समाज का न्याती नोरा, धर्मशाला और हॉस्टल उपकरण मुख्यालय पे मिलेगा। मुस्लिम समाज 35% है, वो ये रहबर बन के बैठे हैं। इन्होंने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं? मैंने अभी बताया ना, कलाम शिक्षा हॉस्टल के क्षेत्र में पहला काम हॉस्टल है। मैं अकेला नहीं, सबके साथ मिल करके। और जब प्लेटफॉर्म तैयार होगा तो बड़े बड़े नेता आएंगे और कौम को आकर्षित करने के लिए पैसा देंगे। आप भी सक्षम परिवार से आते हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं किया ये? मैं सक्षम में नहीं आता हूँ। मेरे पिताजी सेंट्रल पुलिस में एक सिपाही थे, रिटायरमेंट हुए।
यहाँ के हालातों के अकॉर्डिंग तो सक्षम ही हुए आप। नहीं हुआ। जब मैंने 12th किया तब 1500-2000 रुपये तनख्वाह होती थी। बड़े ब्रदर को पढ़ाया, मुझे पढ़ाया। मैं जब पोखरण में आया तो एक बाल्टी और लोटा लेके आया था। मैंने मेरे दम पे, ऊपर वाले की दुआ से, मेरी मेहनत से जो किया वो किया। बाकी मैं कोई ना तो अरबपति हूँ, ना करोड़पति हूँ, ना खरबपति हूँ। आगे भी जो करूँगा समाज की मदद लेके करूँगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। जैसा कि आपको लग रहा है अभी जो माहौल है, आपने कहा कि 90% पे आपका माहौल है, क्या आपको लगता है कि 27 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, आप इसी माहौल को कंटिन्यू बरकरार रख पाएंगे अगले 7-8 दिनों तक? मैंने इस माहौल को बरकरार नहीं रखा है। हर आदमी यहाँ सरवर बन के बैठा है। अच्छा, मैंने माहौल नहीं बनाया है, ना क्रिएट किया है। माहौल इनकी नीतियों के कारण, इनकी कमी के कारण, जनता को अनदेखा करने के कारण पिछले 6 महीने से बना हुआ है। और आगे नहीं सुधरे तो 3 साल तक यही माहौल रहेगा। आगे 27 तक नहीं, 3 साल तक, अगले विधानसभा चुनाव तक यही माहौल रहेगा। आप विधानसभा चुनाव में बगावत करेंगे इनके खिलाफ? मैंने आज भी इनके खिलाफ बगावत नहीं की है। मैंने इनकी नीतियों के खिलाफ बगावत की है और जन भावना को ध्यान में रखते हुए बगावत की है। मैंने इस परिवार से बगावत नहीं की है। मेरे मिलेंगे, मेरे घर पे आएंगे, मान सम्मान दूंगा मेहमान की तरह। लेकिन जहाँ समाज की बात आएगी, जहाँ नीतियों की बात आएगी, मैं इनके सामने खड़ा रहूँगा। तो आपको क्या लगता है जहाँ जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट है उसके सामने फ़कीर परिवार का चुनाव लड़ना कहाँ तक जायज़ है? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि कितने समाज के हितैषी है, इसी बात से साबित होता है। बुजुर्ग बैठे हैं, ये क्या है कि पुराने ख्यालात के हैं। क्लियर करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने टिकट दिए हैं, चारों मुसलमान हैं। जानब खान भैया कांग्रेसी, फ़कीर परिवार का सबसे नज़दीकी आदमी, आज उसको हराने के लिए गाजी फ़कीर साहब, साले मोहम्मद, अब्दुल्ला सब जोर लगा रहे हैं अलमारी को जिताने के लिए। 2 नंबर पे भागू गाँव है, जहाँ चानिये को टिकट मिला है, इनके गांव का है, कांग्रेसी है। उनको हराने के लिए मंत्री खुद के गांव में कांग्रेस को हरा रहा है। तीसरा गांव आता है बासनपीर, जहां मरहूम फतेह मोहम्मद जी की मिसेज सरपंच है। उस गांव में कलर को टिकट मिला जो उनका जाति भाई है। एक यहाँ फंक्शन पैदा कर रहे हैं मंगलिया मेयर, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सब एक है। वहाँ बचल को हरा रहे हैं। भूकिता में यही हाल है। जायज़ नहीं है, इनको ये शोभा नहीं देता कि कांग्रेस प्लस समाज के लोगों के खिलाफ बगावत करके उनको हराए और खुद जीते। आपका संपूर्ण मुस्लिम समाज और आपके जो वोटर हैं भिखोड़ाई या इस ब्लॉक की अगर बात करें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हो सकता है ये जो पंचायती राज चुनाव है इनमें खरीद फरोख्त हमेशा चलती आई है। मैसेज यही देना चाहूँगा कि मैं विशेषकर मुसलमानों से कहूँगा कि आपने जिस रहबर को चुना है उस रहबर से सवाल ज़रूर करना कि 20 साल हो गए, आपने कौम के लिए क्या किया। शौचालय देना बड़ी बात नहीं है, टाँका देना बड़ी बात नहीं है, ये सरकार की स्कीमें हैं। यदि निर्दलीय भी खड़ा होगा और मुझे भी मेरे कोटे का बजट आएगा तो मैं भी किसी के लिए बना दूंगा। कौम के लिए क्या किया, कौम को आज शिक्षा की ज़रूरत है, आपने दीन और दुनिया दोनों तालीमों के लिए क्या किया। तो रहबर से एक ही बात कहना, आज वो रहबर क्या कहता है मीटिंगों में कि भाई हम 2 साल तो काम नहीं हुआ, कोरोना लग गया था और हमें भी टाइम नहीं मिला, आगे 3 साल है, हम आपके लिए काम करेंगे। उनसे ये कहना कि 20 साल का लेखा जोखा दो, बहानेबाजी छोड़ो, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेयर साहब, जो आप बातें बता रहे हैं, जो सामने वाला खेमा बातें बता रहा है, अगर हम हालातों की बात करें, करंट वर्तमान हालातों की बात करें, तो आप कहीं ना कहीं बढ़त ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब आप जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं? मैं कहीं ना कहीं नहीं, हर पंचायत में बढ़त ले रहा हूँ, हर पंचायत में, और मेरे सामने कहीं नहीं टिक रहे हैं। ये मैं चैलेंज करता हूँ। ये देख लो, युवा देखो, युवाओं का जोश देखो आप। ये आपको भी बता रहा है कि क्या होने वाला है। 8 तारीख को आप मेरे से मिलना, तो ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगा। फ़कीर परिवार के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके दिन ढल चुके हैं, आपने कौम को बहुत धोखे में रखा है। आप ये युवा आपके पीछे नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी एक ही नीति है कि ये कौम पढ़ेगी तो हमें नहीं पूछेगी। ये आपकी गलत सोच थी। ये कौम पढ़ती तो आपके लिए, आपके पीछे खड़ी रहती, क्योंकि आपके पास ये होता कि मैंने आपके लिए ये किया। आज मैदान में आप आ रहे हो तो आपके पास विकास के नाम पे कुछ नहीं है। आप इस इमोशनली ब्लैकमेल करते हो। पूरा जिला हमारे पीछे पड़ गया है, रूपालम हमारे पीछे पड़ गया है, बीजेपी हमारे पीछे पड़ गई। मैं पूछना चाहूँगा, बीजेपी तुम्हारे साथ कब थी? तो विपक्ष है। हाँ, तो ये कहते हैं इमोशनली ब्लैक, जहाँ 10 माइनॉरिटी के लोग बैठते हैं वहाँ बैठ के कहते हैं कि हमें बचा लो।
हमें बचा लो। अरे ये तुम्हारे दिन क्यों आए हैं? ये वही सीट है, बीजेपी ने भी जोर लगाया, सब ने जोर लगाया, तुम निर्विरोध बनते थे। बीजेपी और रूपाराम अगर उनके खिलाफ है तो जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े उनके खिलाफ क्यों? ये वो कहते हैं खिलाफ कोई नहीं है, वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं पब्लिक को वोट मांगने के लिए। उनके पास कोई विकास की बात नहीं है। इमोशनली ब्लैकमेल कितना कर सकते हैं हम इस अनपढ़ कौम को? क्या वो इमोशनल ब्लैकमेल हो पाएंगी जनता? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि युवा जाग चुका हालात है। बदल चुके हैं। युवा जाग चुका है। बुजुर्ग तो आज भी लिहाज कर लेंगे, लिहाज कर लेंगे, लेकिन जो युवा है ना, वो काम चाहता है, तरक्की चाहता है, विकास चाहता है। एक बात कहूँ, अपने रूपसर में बैठे जी। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसे लागे कोई ग्राम पंचायत नहीं बनाया। यहाँ 8वीं स्कूल पढ़ी है, मापदंडों में आती है, 10वीं नहीं हुई आज दिन तक। बातें करते हैं हरियाणा में कॉलेज खुल गया। अरे भैया, ये कॉलेज तो आज से 20 साल पहले खुलना चाहिए था। खरताराम ने आज से 30 साल पहले 12वीं स्कूल करवाई थी। मैंने 3rd क्लास इस स्कूल में की है। अच्छा। 3री क्लास मैंने, तो ये कॉलेज नहीं, आज यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। तुम्हारी वजह से कॉलेज अब खुला है। धन्यवाद सरवर खान साहब। यह थे सरवर खान साहब हमारे साथ, जिन्होंने पूर्व में जो जिला प्रमुख रहे हैं, फ़कीर परिवार रहे हैं, उनकी नीतियों का खुलकर विरोध किया। और उनका ये कहना है कि उनका निजी रूप से कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। वो फ़कीर परिवार का आज भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है, जो कार्यशैली है, जो मुस्लिम समाज को शिक्षा में पीछे ले जा रही है, उसका विरोध करते हैं और उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और अपनी जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त है। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।